हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th का एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। एक्सरसाइज 6.2 लाइंस और एंगल्स चैप्टर का है और इसका 6.1 हमने कर लिया है। आज हम लोग 6.2 को करेंगे। तो एक्सरसाइज 6.2 को करने से पहले थोड़े से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो इस एक्सरसाइज में यूज होंगे वो मैं आपको पहले बताऊंगी। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों देखो, सबसे पहले हमारे बुक में ना एक थ्योरम है 6.6। 6.6 कहता है लाइन विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। इसका मतलब ये है कि अगर कोई लाइन किसी दूसरे लाइन के पैरेलल है, अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है और थर्ड वाला लाइन भी सेकंड या फर्स्ट लाइन के पैरेलल है, तो आपस में वो तीनों पैरेलल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये कह रहा है कि मान लो ये लाइन एल है और ये लाइन एम के पैरेलल है। ठीक है, इफ एल इज पैरेलल टू एम, इफ एल इज पैरेलल टू एम, और ये जो लाइन एम है, ये जो लाइन एम है वो किसी और लाइन के पैरेलल है। मान लो ये लाइन एम जो है वो लाइन एन के पैरेलल है। ठीक है, एंड इफ एम इज पैरेलल टू एन, इफ एल इज पैरेलल टू एम, एल एम के पैरेलल है और एम एन के पैरेलल है, तो ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगे। देन एल इज पैरेलल टू एम इज पैरेलल टू एन। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसका हम अभी यूज करेंगे। इसके अलावा दो चीजें जो हमें इसमें इस एक्सरसाइज में यूज करने हैं वो क्या है? एक है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और दूसरा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, और थर्ड है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। इनके कॉन्सेप्ट को हमें बार बार क्वेश्चंस में यूज करना पड़ेगा, तो इनको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो बच्चों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का मतलब ये है कि अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं, अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं, इफ एल इज पैरेलल टू एम, इफ लाइन एल इज पैरेलल टू एम, और कोई थर्ड लाइन इनको काटती है, यानी कोई थर्ड लाइन इनका ट्रांसवर्सल है, कोई थर्ड लाइन इनका ट्रांसवर्सल है। मान लो कोई एक लाइन है जो इनको ट्रांसवर्सल, मतलब ऐसी लाइन जो इन दोनों लाइंस को काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। टी इज अ ट्रांसवर्सल, इफ टी इज अ ट्रांसवर्सल, इसको ध्यान से आपको समझना है। इफ एल इज पैरेलल टू एम एंड टी इज अ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल वो लाइन होती है जो दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो बच्चों याद रखिएगा, ये जो अगर हमने ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ठीक है, और ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल, ये जो बाहर की साइड एंगल है ना, हम सब ये एंगल का पहले नाम दे देते हैं। मान लीजिए हमने इसको 1 कह दिया, इसको 2 कह दिया, तो ये ऑल्टरनेट, ये कौन से एंगल है? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, उसी तरह से ये भी, ये एंगल और ये एंगल, ये भी कौन से एंगल है? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो ये एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 के इक्वल होगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज एंगल इक्वल टू एंगल 4, बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, आप सिर्फ ऑल्टरनेट एंगल्स भी लिखोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे देखिए आप, ये जो एंगल हमारा है वो इसके इक्वल होगा, यानी कि 5 जो होगा वो 6 के इक्वल होगा। 5 इज इक्वल टू 6, एंड इधर ये 7 जो होगा वो 8 के इक्वल होगा। ठीक है, दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। इनको हम क्या कहते हैं बच्चों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को समझने के लिए आपको सिर्फ थोड़ा सा याद रखना है, जेड, ये जेड टाइप का कुछ बनेगा। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल हमेशा इक्वल होंगे। ठीक है, ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल होंगे। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
अगर जेड टाइप का एंगल आपको कहीं पे भी दिखे तो आप समझ जाना ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल होगा। चाहे ऐसे भी हो सकता है ये, तो भी ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। अगर ये y है तो ये भी y होगा। दीज आर कॉल्ड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एक और एंगल आता है जिसको हम कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इसमें कौन कौन से हैं बच्चों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब होता है जो सेम साइड में होते हैं, ठीक है। जैसे देखिए आप यहाँ पे ध्यान से, ये 3 और 6, 3 एंड 6 सेम साइड के एंगल है तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। 7 और 2 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। 1 और 8 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। 5 और 4 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब होता है एंगल ऑन द सेम साइड, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 3 जो होगा वो एंगल 6 के बराबर होगा, ठीक है। एंगल 7 जो होगा वो एंगल 2 के बराबर होगा। एंगल 1 जो होगा वो एंगल 8 के बराबर होगा। और एंगल 5 जो होगा वो एंगल 4 के बराबर होगा। देख लीजिए अब ध्यान से, देखिए ये 1 और 8 दे आर ऑन द सेम साइड, 5 और 4 आर ऑन द सेम साइड, 3 और 6 आर ऑन द सेम साइड, 7 एंड 2 आर ऑन द सेम साइड। तो ये जो एंगल है 1 4 1 8 1 8 1 8 5 4, दिख रहा है आपको? ध्यान से इसको समझना है थोड़ा सा। ये 1 और 8 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, 5 और 4 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, 3 और 6 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, 7 और 2 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एंगल ऑन द सेम साइड आर कॉल्ड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जब दो लाइन पैरेलल हो तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट को लेकर हम एक्सरसाइज 6.2 को बनाते हैं। एक्सरसाइज 6.2 में से 5 क्वेश्चन है, छोटा सा एक्सरसाइज है, हम लोग इसको जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं। चलिए, इन द फिगर, यहाँ पे एक फिगर गिवन है आपके पास, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। हमने भी पढ़ा था, हमने आपको बताया कि हमारे बुक में जो थ्योरम है वो ये कहता है कि इफ टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन दे आर पैरेलल। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल टू द, यहाँ पे था ना, इफ द लाइन्स आर पैरेलल टू द सेम लाइन देन आर पैरेलल टू ईच अदर। इफ द लाइन्स आर पैरेलल टू द सेम लाइन देन दे आर पैरेलल टू ईच अदर। यानी ए बी भी सी डी के पैरेलल है और ई एफ भी सी डी के पैरेलल है। इसका मतलब है आपस में ये तीनों पैरेलल होंगे। तो इसको देखना है आपको फिगर को, और इसमें गिवन है आपका ये एक्स और वाई का रेशियो, ठीक है। इस रेशियो को लेके आपको ये एक्स निकालना है। तो चलिए इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.2। सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ज्योमेट्री। ये हमारे 3 लाइन्स हैं, ठीक है। ये एक लाइन, ये दूसरा लाइन और ये तीसरा लाइन। इसको एक ट्रांसवर्सल है जो कट कर रही है। फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको फिगर समझ आ जाता है तो आप कोई भी क्वेश्चन ज्योमेट्री का कर सकते हैं। ये लाइन इसको कट कर रही है, ठीक है। आपका गिवन क्या है? आपका गिवन है ये, दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। ओके, दीज आर गिवन। दिस इज ए बी सी डी ई एफ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.2। ओके, तो बच्चों सबसे पहले देखो इसमें गिवन क्या है। इसमें गिवन है आपका कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। क्या गिवन है? ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, ठीक है। और ये भी गिवन है आपका सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। ये दोनों चीजें आपकी गिवन है। तो जो चीजें गिवन है हमें सबसे पहले इसको लिखना है, ठीक है। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है आपका एक्स की वैल्यू, ठीक है। और क्या गिवन है हमारे पास? हमारे पास गिवन है वाई और जेड का रेशियो जो है 3:7। तो जब भी आपके पास रेशियो में कुछ भी गिवन हो तो आपको क्या लेना है? उसको किसी कांस्टेंट टर्म्स या वेरिएबल, किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके लिखना है। जैसे 3:7 है तो हम मान लेते हैं ये 3a है और ये 7a का रेशियो है, ठीक है। 3 और 7 को हम क्या लेंगे? 3a और 7a। यानी y को हम 3a ले रहे हैं और z को हम 7a ले रहे हैं। जब भी रेशियो में है ना तो रेशियो की जगह पे आपको एक वेरिएबल लिखना पड़ेगा, कुछ भी, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखिए, हमारे पास y कितना है? हमारे पास y है 3a, ये y है हमारा, तो ये हमारा 3a। और हमारे पास z कितना है? 7a, ये है हमारे पास 7a। ओके,
ये हमारे पास, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ठीक है, ये जो x होगा, क्या ये x z के इक्वल होगा? ध्यान से देखिए, x क्या z के इक्वल होगा? तो देखिए ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, क्योंकि तीनों आपस में पैरेलल है। तो मैं आपको क्या बताया कि ये जो z वाले एंगल होते हैं ना, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। यानी x और z, इस लाइन को अगर आप खत्म कर दें तो देखिए x और z आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहा है। क्या बन रहा है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू z ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। रीजन आपको सब जगह लिखना पड़ेगा। तो x किसके इक्वल हो गया? z के। x किसके इक्वल हो गया? z के, ठीक है, ओके। इसको हम मान लेंगे अभी 1, ठीक है। और हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास गिवन है कि y को हमने 3a लिया है और z को हमने 7a लिया है। y और z को हमने क्या लिया है? इसको 3a लिया है और इसको 7a लिया है। तो अगर हमारा z 7a है तो हमारा x भी 7a होगा, होगा ना, क्योंकि ये दोनों क्या है? x और z तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 7a। यानी हमारा x 7a हो गया और z भी 7a हो गया, x भी और z भी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये लाइन भी तो एक दूसरे के पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल हैं। और पैरेलल लाइंस में क्या होता है? पैरेलल लाइंस में ये होता है कि जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। एक बार इसको फिर से समझिए, अगर आपके पास दो लाइन है और इस दो लाइन को की कोई ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो ये एंगल और ये एंगल का सम 180 होगा। इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं को इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। जब दो लाइंस पैरेलल हो और उसको कोई ट्रांसवर्सल कट करे तो ये जो अंदर की तरफ दोनों एंगल्स होते हैं ये दोनों का सम कितना होता है? अगर ये x है और ये y है तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखते हैं? रीजन लिखते हैं को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, आप देखिए ये जो लाइन है और ये जो लाइन है और ये इसको कट कर रही है, इसका मतलब है ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या देंगे? रीजन इसमें देंगे को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये रीजन देंगे हम कि को इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। तो हमें पता है x कितना है हमारा? x हमारा है 7a और y कितना है? 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 10a इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो a इज इक्वल टू 180 अपॉन 10। सो a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 18 डिग्री। a कितनी आ गई? 18 डिग्री। अब जब हमारी a आ गई x क्या हो जाएगा? x की वैल्यू कितनी है? 7a, यानी 7 इंटू 18 डिग्री दैट इज 126 डिग्री। यही हमें निकालना था, x क्या होगा, ठीक है। हमें क्या निकालना था बच्चों? x। और हमने इंटीरियर एंगल्स और पैरेलल लाइंस के कॉन्सेप्ट को यूज करके x को निकाला, ठीक है। चलिए आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है इन द फिगर 6.24 इफ AB इज पैरेलल टू CD। ये लाइन AB, ये लाइन CD के पैरेलल है, AB पैरेलल CD एंड EF उस पे परपेंडिकुलर है। EF क्या है? उस पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री है। तो GEF कौन सा एंगल है बच्चों? GEF GED ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना गिवन है? 126 डिग्री। GED गिवन है आपका 126 डिग्री। तो आपको निकालना है AGE, GEF, FGE। AGE यानी ये वाला एंगल आपको निकालना है। देन GEF मतलब ये छोटा वाला एंगल निकालना है। और FGE ये एंगल निकालना है, ठीक है। ये तीन एंगल्स हमें निकालने हैं। सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं।
इस पे हमें एक परपेंडिकुलर बनानी है लाइक दिस, और फिर यहाँ पे एक एंगल आपका गिवन है ऐसे करके। फिगर आप बुक से देखें और फिगर को बनाना बहुत जरूरी है। दिस इज अ परपेंडिकुलर और ये आपका ए बी है जो पैरेलल है सी डी के। ये गिवन है आपका कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, और ये जी है, ये पॉइंट आपका जी है, और ये पॉइंट आपका ई है, और ये पॉइंट आपका एफ है। यही आपका क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, और गिवन क्या हम लिख देते हैं, गिवन में है आपका ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ इज परपेंडिकुलर ऑन सी डी। ये दोनों गिवन है कि ए बी जो है वो ये लाइन ए बी ये सी डी के पैरेलल है और ई एफ उस पे परपेंडिकुलर है यानी 90 डिग्री है। और क्या गिवन है, गिवन है आपका एंगल जी ई डी इक्वल टू 126 डिग्री। जी ई डी कौन सा है बच्चों, जी ई डी मतलब ये पूरा गिवन, ये गिवन है 126 डिग्री। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये 90 है हमारा और ये पूरा 126 है, ये 90 है, तो ये निकल जाएगा। ये कैसे निकलेगा, 126 में से 90 माइनस कर दीजिए, पूरा 126 था और ये 90 है, तो ये छोटा एंगल कैसे निकलेगा, 126 में से हम 90 को माइनस कर देंगे। ठीक है, हमें निकालना क्या क्या है, हमें निकालना क्या क्या है, हमें निकालना है ए जी ई, सबसे पहले ए जी ई, देन जी ई एफ, ये भी निकालना है, देन एफ जी ई, ये 3 एंगल्स हमें निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे, क्योंकि जो चीज़ हमारे पास गिवन है उससे हम निकाल लेंगे, ये छोटा वाला एंगल हम निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा, इस पूरे 126 में से हम 90 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले निकलेगा क्या, एंगल जी ई एफ, एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 126 में से 90 को माइनस कर दीजिए, 36 डिग्री। कितना आ जाएगा, 36 डिग्री। तो ये हमारा निकल गया कितना, 36 डिग्री। ओके, एक एंगल हमारा मिल गया, कौन सा, हमारा जी ई एफ, ये मिल गया हमें, है ना, ये हमें ये मिल गया, जी ई एफ मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, ए जी ई, जी ई ए जी ई चाहिए, है ना। तो देखिए ध्यान से, ए जी ई, ए जी ई, तो ए जी ई कितना होगा बच्चों, ध्यान से देखो यहाँ पे, ये पूरी लाइन पैरेलल है इस लाइन के और ये ट्रांसवर्सल है ना, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल उतना ही होगा, ए जी ई इज इक्वल टू जी ई डी। ए जी ई जो होगा वो जी ई डी के बराबर होगा। ठीक है, तो हम निकाल लेंगे ए जी ई, एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई डी। रीजन क्या देंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, और जी ई डी तो हमारा निकला हुआ है ना 126, तो एंगल ए जी ई कितना आ गया, ये भी हो गया 126 डिग्री। ये सेकंड हमने निकाल लिया, ये फर्स्ट हमारा निकल गया था। एक और हमारा बचा और वो क्या है, वो है हमारा ये निकल गया ए जी ई, ये भी निकल गया, बचा एफ जी ई, एफ जी ई। तो ध्यान से देखिए, एफ जी मतलब क्या, एफ जी मतलब ये वाला एंगल, ये कैसे निकलेगा एफ जी ई, तो एफ जी ई जो होगा, एफ जी, ये पूरी एक लाइन है, लाइन कितने डिग्री की होती है 180, 180 में से ये अगर हम माइनस कर देंगे तो ये निकल गया। ठीक है, तो एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए जी ई, इसको कहते हैं लीनियर पेयर। क्या कहते हैं, लीनियर पेयर। लाइन 180 डिग्री की होती है और 180 में से एक एंगल हमने ये निकाल लिया है, ये 126 निकाला है, तो 180 में से 126 माइनस कर देंगे तो हमारा ए जी ई निकल जाएगा। ठीक है, हमारा एफ जी ई निकल जाएगा, एफ जी कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, सो दिस इज 54 डिग्री एफ जी ई, ये भी निकल गया हमारा। यही 3 हमें निकालने थे। ठीक है, चलिए आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द फिगर, यहाँ पे एक फिगर गिवन है आपके पास, इफ पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, पी क्यू एस टी के पैरेलल है और पी क्यू आर 110 डिग्री है। ठीक है, और आर एस टी ये 130 डिग्री है, फाइंड क्यू आर एस।
तो ये एंगल आपको निकालना है, ठीक है। ये हमारा फिगर गिवन है, ठीक है। ये जो लाइन है ये पी क्यू है, पी क्यू जो है वो हमारा पैरेलल है इस एस टी के, ठीक है। और ये एंगल गिवन है आपका पी क्यू आर 110 डिग्री और आर एस टी इज 130 डिग्री गिवन है, डिग्री 130 डिग्री। यू हैव टू फाइंड दिस एंगल, ये एंगल आपको निकालना है जिसको हम एक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे इसको? एक्स। लेट एंगल क्यू आर एस इज एक्स, इसको हमने एक्स मान लिया, ठीक है। तो बच्चों देखो इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। इसको करने के लिए नीचे से यहाँ से हमें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। यहाँ से एक्स वाई, एक्स आर वाई, एक पैरेलल लाइन हम ड्रॉ करेंगे एक्स आर वाई, जो पैरेलल होगा किसके? पी क्यू के भी और एस टी के भी, क्योंकि पी क्यू और एस टी आपस में पैरेलल है। तो वी विल ड्रॉ एक्स वाई पैरेलल टू एस टी, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन करेंगे हम थोड़ा सा इसमें, कंस्ट्रक्शन की। लेट अस ड्रॉ एक्स वाई पैरेलल टू एस टी passing through पॉइंट आर, ठीक है। हमने क्या किया, एक्स वाई एक लाइन ड्रॉ किया जो पैरेलल है एस टी के पैरेलल है और ये इस आर पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है। फिगर आपको दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक है। तो हम ये एंगल निकाल सकते हैं क्योंकि इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो हम निकाल सकते हैं एक्स आर क्यू को, है ना। हम लिख देंगे कि इसको हम मान लेते हैं कि मेरा ये है y और इधर वाले को हम मान लेते हैं ये है z, ठीक है। तो 110 प्लस y मिलके 180 बनना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा है कि दो लाइन अगर पैरेलल है तो को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स आर, तो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल एक्स आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे? को इंटीरियर एंगल on the same side of transversal is 180 डिग्री, ठीक है। अब पी क्यू आर हमारा 110 है, ये हमने y लिया है तो ये 180 हो गया। सो y इज इक्वल टू 180 माइनस 110, सो y इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये हमारा y निकल गया। y मतलब क्या? y मतलब ये वाला एंगल है ना, एक्स आर क्यू हमारा y था, तो एक्स आर क्यू हमने निकाल दिया 170 डिग्री। इसकी जगह पे आप देख सकते हैं एंगल एक्स आर क्यू, ठीक है। अब दूसरा हमें क्या निकालना है? इधर देखिए आप ध्यान से, ये लाइन भी इसके पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है ना, ये दोनों पैरेलल है। एस टी इज पैरेलल टू आर टी, तो ये प्लस जेड, इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। 130 प्लस जेड को मिला के 180 बनना चाहिए। तो हम यहाँ पे फिर वही चीज लिखेंगे कि एस टी इज पैरेलल टू आर वाई, सो 130 डिग्री प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन सेम, को इंटीरियर एंगल्स वाला। मैं डॉट डॉट लिख दे रही हूँ, आप इसको कंप्लीट कर देना, ठीक है। अब z इज टू हो गया 180 माइनस 130 डिग्री, सो z इज टू 50 डिग्री। z कितना आ गया? 50। इसका मतलब ये हमारा आ गया था 70 डिग्री, ये हमारा आ गया 50 डिग्री। अब ये पूरी लाइन है ना, एक्स वाई जेड इज अ लाइन, और लाइन का सम कितना होता है? 180 डिग्री। Therefore, x or y is a line. So y plus z plus x मिलके क्या होना चाहिए? 180 डिग्री। लीनियर पेयर, y हमने निकाला है 70, z हमने निकाला है 50, x हमें निकालना है। So x हो जाएगा आपका 70 प्लस 50 इज 120, 180 माइनस 120 यानी 60 डिग्री। हमारा x कितना आ गया? x इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है।
तो हमने इसमें कुछ भी नहीं किया, हमने क्या किया, यहाँ पे को इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट लगा के इधर वाला एंगल निकाल लिया, 70 आ गया। फिर यहाँ पे को इंटीरियर वाला एंगल लगा के z को निकाल दिया, ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन बन गई। तो y प्लस एक्स प्लस जेड मिलकर 180 होना चाहिए, ये दोनों हमने निकाल रखा है। ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों को ऐड करके 180 आना चाहिए, वहां से कैलकुलेट हमने x कर लिया। सो हमारा x निकल गया, और x हमारा क्या है, x ही है हमारा QRS, एंगल QRS इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इन द फिगर AB इज पैरेलल टू CD, AB जो है वो CD के पैरेलल है, और APQ 50 डिग्री है, और PRD ये 127 डिग्री है। आपको x और y निकालना है, x यहाँ पे है और y यहाँ पे है। ठीक है, तो ये हमने फिगर बना लिया है। AB जो है वो CD के पैरेलल है, ठीक है, और APQ दिस इज 50 डिग्री, ये आपका है 50 डिग्री। ठीक है, आपको x और y निकालना है। क्या निकालना है इसमें, आपको इसमें निकालना है x की वैल्यू और y की वैल्यू। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे फिगर को ध्यान से देखिए आप, ये लाइन इसके पैरेलल है, और ये एक ट्रांसवर्सल है जो इसको काट रही है ना। तो x क्या हो जाएगा, 50 के इक्वल। ये देखिए ये z बन रहा है ना, मैंने आपको क्या बताया कि z वाले जो एंगल होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे ये z बन रहा है, तो 50 जो होगा वो x के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे इसमें कि x इज इक्वल टू 50 डिग्री, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। x तो हमारा ऐसे निकल गया, देखते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये हमारा y हमें निकालना है। क्या निकालना है, हमें हमारा y चाहिए। तो ये जो पूरी लाइन है, ये जो AB है वो CD के पैरेलल है, ठीक है, और ये PR भी तो एक ट्रांसवर्सल है जो इसको काट रही है। तो ये पूरा एंगल जो होगा वो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको भी हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ही कहेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 127 डिग्री। ये भी रीजन वही हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 127 माइनस 50 डिग्री, सो y इज इक्वल टू 77 डिग्री। देखा कितना छोटा सा आंसर था इसका, और कितना आसान सा था, क्योंकि हमें सिर्फ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का ही कॉन्सेप्ट को यूज करके इसको बनाना था। तो ये पूरा एंगल जो है, देखिए ये पूरा जो एंगल होगा, दिस विल बी इक्वल टू दिस, यानी 50 प्लस वाई की जो वैल्यू होगी वो 127 के इक्वल होगी। यहाँ से हमने वाई कैलकुलेट कर लिया, तो एक्स और वाई हमने दोनों कैलकुलेट कर लिया। चले आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एग्जाम में बहुत बार आया है, तो आप इसको यहाँ पे पहले मार्क भी कर लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें कहता है इन द फिगर PQ एंड RS, PQ और RS जो है वो दो मिरर है, प्लेस पैरेलल टू ईच अदर, दोनों मिरर एक दूसरे के पैरेलल ही रखे गए हैं। एंड इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक द मिरर PQ, एक इंसिडेंट रे AB आती है, ये देखिए इंसिडेंट रे AB है जो स्ट्राइक करती है मिरर PQ पे। ठीक है, एंड रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC, और जो इसका रिफ्लेक्टेड रे है वो BC से होते हुए इस मिरर को टच करके ये जो है वो उसको टच करती है। ठीक है, एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक टू CD, और CD में वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। मिरर की लाइट ऐसे आती है, यहाँ टच करती है, फिर यहाँ से ऐसे, दो मिरर है ना। ठीक है, प्रूव दैट AB इज पैरेलल टू CD, यानी ये प्रूव करना, ये जो लाइन AB है वो CD के पैरेलल होगा। तो बच्चों याद रखना, दो लाइंस को अगर आपको पैरेलल दिखाना है तो आप उसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल दिखाना। तो जो भी हमारे पास इजी होगा, या तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स या तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, हम दोनों को अगर दोनों में से कोई एक को भी सेम दिखा दे इक्वल, तो दो लाइंस पैरेलल हो जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले हम इसके अच्छे से फिगर को ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये सब सारे क्वेश्चन फिगर बेस्ड होते हैं। अगर आपने फिगर समझ लिया तो क्वेश्चन बनाने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब पूरी एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है, ये 6.2 का। ठीक है,
तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा मैं आपको बताऊंगी कि फिगर बनाते कैसे हैं। तो एक लाइन आप ऐसे एक मिरर ले लें, दूसरा मिरर आप इसके पैरेलल ले लें, मिरर को हम ऐसे शो करते हैं, इसका मतलब है कि वो मिरर है। ठीक है, अब क्या हो रही है, एक रे आ रही है। ठीक है, एक रे आ रही है जो मिरर को कैसे टच करी, जरा आप देखें। रे हमारी ऐसे आई, मिरर को टच की, फिर ये रे हमारी ऐसे इस मिरर को टच की, और फिर वो रे जो हो गई वो ऐसे हो गई। देख रहे हैं फिगर? ठीक है, रे ऐसे आई, फिर टच करके इधर आई और फिर इधर को चली गई। ठीक है, ये पॉइंट्स के नाम दे देते हैं हम लोग, ये है ए बी और ये है सी डी। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को थोड़ा समझना होगा। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, हमने साइंस में पढ़ा है, फिर एक बार मैं आपको समझा देती हूँ। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि अगर आपके पास कोई एक मिरर है और कोई रे आती है मिरर को ऐसे टच करके और फिर वो उसको टच करके बाउंसिंग बैक ऐसे चली जाती है। ठीक है, तो अगर हम बीच में एक नॉर्मल बनाते हैं, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री बनाते हैं, नॉर्मल मतलब एक 90 डिग्री बनाते हैं, ये नॉर्मल है हमारा। ठीक है, तो ये जो लाइन इससे टच हुई, जो रे आती है इससे टच हुई, दिस इज एंगल ऑफ, दिस इज इंसिडेंट रे, और ये जो टच करके चली गई दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ है कि इफ अ लाइट स्ट्राइक ऑन अ मिरर एंड इट बाउंस बैक देन एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको आपको याद रखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। यानी ये जो एंगल बना रही है इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी और रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी वो हमेशा इक्वल होगा। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, इसको याद रखना है ताकि हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सके। ठीक है, तो हम इसमें को करने से पहले क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसमें भी हम नॉर्मल बनाएंगे। ठीक है, एक नॉर्मल हम ऐसे बना देते हैं, ठीक है, बी एम, और दूसरा नॉर्मल हम यहाँ से बना देते हैं सी एन। ठीक है, ये हमने दो नॉर्मल बनाए, ये हमारा है बी एम और ये हमारा है सी एन। नाम दे देते हैं, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, सारे एंगल्स का हमने नाम दे दिया। ठीक है, तो इसमें हम थोड़ा सा लिखेंगे कि लेट अस ड्रॉ बी एम परपेंडिकुलर पी क्यू एंड सी एन परपेंडिकुलर आर एस। ठीक है, ये पी क्यू है हमारा, दिस इज पी क्यू एंड दिस इज आर एस। पी क्यू एंड आर एस आर द टू मिरर्स। ओके, देन पी क्यू देखिए जरा, पी क्यू के आर एस के पैरेलल है, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, ये आपका गिवन है, ये भी हमने लिख दिया। ठीक है, तो बी एम क्या होगा, पैरेलल होगा सी एन के, क्योंकि देखिए जब आप दो पैरेलल लाइन पे आपने अगर नॉर्मल परपेंडिकुलर लाइंस बना दिया तो वो दोनों आपस में पैरेलल होते हैं। इधर से एक परपेंडिकुलर बना दिया, इधर से एक परपेंडिकुलर बना दिया, तो ये दोनों आपस में पैरेलल होते हैं। दो पैरेलल लाइन पे अगर हमने दो परपेंडिकुलर बनाया तो वो दोनों परपेंडिकुलर आपस में पैरेलल होते हैं, तो इसीलिए ये जो बी एम होगा वो सी एन के पैरेलल होगा। ठीक है, तो बी एम जो है वो सी एन के पैरेलल हो गया। फिगर देखिए ध्यान से, बी एम इज पैरेलल टू सी एन, और बी सी क्या है, बी सी इज अ ट्रांसवर्सल, बी एम इज पैरेलल टू सी एन एंड बी सी इज अ ट्रांसवर्सल, सो 2 इज इक्वल टू 3, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 के। ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये इसको काट रही है, दिस इज अ ट्रांसवर्सल, सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। ठीक है, ये चीज हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि BM is parallel to CN and BC is a transversal. So angle 2 is equal to angle 3, alternate interior angle. इसका नाम हम 1 दे देते हैं। ठीक है, लेकिन हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो ये कहता है कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा, तो हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का भी यूज करेंगे। बट angle 1 is equal to angle 2 and angle 3 is equal to angle 4 by law of reflection, laws of
रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? ये कहता है कि भाई ये जो लाइन एंगल है वो इसके इक्वल होगा और ये जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा। और हमने क्या दिखाया? हमने दिखाया ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो 2 और 3 के भी इक्वल हो गया। बस इन्हीं सब का यूज करेंगे हम, ठीक है। और हमें क्या करना है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या हो जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो ये आपस में सारे इक्वल हो गए, 1 2 के इक्वल हो गया, 3 4 के इक्वल हो गया और 2 और 3 ऑलरेडी इक्वल थे। इसका मतलब क्या है? इन दोनों को आप ध्यान से देखिए, आपको मिलेगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये सारे इक्वल हो गए फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 ये सारे इक्वल हो गए। अब देखिए आप ध्यान से, हमें क्या दिखाना है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये एंगल 3 प्लस एंगल 4 के बराबर हो जाएगी, है ना। इसका मतलब क्या है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 मतलब ये होल एंगल इस होल एंगल के इक्वल हो गया, ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन गए। इसका मतलब क्या है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल हो गया, हेंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी, प्रूव्ड। कोई भी दो लाइन को अगर आपको पैरेलल शो करना है, अगर कोई भी दो लाइन को आपको पैरेलल दिखाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है? उनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल दिखा दीजिए। हमने भी यहाँ पे क्या किया? हमने इनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यानी ये पूरे एंगल को इस पूरे एंगल के इक्वल दिखा दिया। हमने दिखा दिया एंगल 1 प्लस 2 जो है वो एंगल प्लस 3 के 3 प्लस 4 के इक्वल है। इसका मतलब ये पूरा एंगल इस पूरे के इक्वल हो गया, तो ये लाइन क्या हो गई? ये लाइन इसके पैरेलल हो गई, ठीक है। बस यही था हमारा एक्सरसाइज 6.2। छोटा सा एक्सरसाइज था बच्चों, प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।